स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और रोज की तरह आज फिर लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को और आपके परिवार को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा भोले भंडारी आप सभी को सद्बुद्धि दें और आने वाले समय में आप सभी को सफल कर दें और आप सभी का जो जो मनोरथ है उन सभी को पूरा करें। तो आप सभी को भी आज जाना है, भगवान के दर्शन करना है और प्रार्थना में आपको उनसे यही मांगना है कि भगवान हमारी बुद्धि जो है सही दिशा में चलती रहे और आने वाले समय में हम भी सफल हो जाए। तो चलिए फिर कि देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है और भोले बाबा का नाम लेके देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। कमलेश ने 10,000 रुपए में कुछ साड़ियां और सूट खरीदे। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1,500 रुपए है और प्रत्येक सूट की कीमत 1,000 रुपए है। साड़ियों और सूट की कुल संख्या 8 है। सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी का है तो आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए इसमें ऐड किया गया है। तो उसने हमें बता दिया है कि हर एक साड़ी का अगर जो मूल्य है, यहां लिखेंगे अपन साड़ी भी है आज और सूट भी है, लो भाई। और साड़ी का मूल्य होने वाला है हर एक साड़ी का 1,500 रुपए और सूट का जो मूल्य है वह है 1,000 रुपए। और उसने हमें बता दिया है साड़ियों और सूटों की कुल संख्या 8 है और ये भी बता दिया है कि सभी यानी सारी शॉपिंग हुई है 10,000 की। सारी शॉपिंग हुई है 10,000 की। तो भाई ये तो एलिगेशन हुआ ना, ये क्या हुआ, एलिगेशन। कैसे हुआ, देखो दो कैटेगरी है, साड़ी है और सूट है और यहाँ लिखते हैं इन दोनों का औसत मूल्य। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि दोनों दोनों यानी कि कितने आइटम है, टोटल 8 है, इसमें सूट भी है और साड़ी भी है। तो 8 आइटम का जो मूल्य होने वाला है वह दे रखा है, कितना है, 10,000। तो देखा जाए हर एक वस्तु कितने रुपए की है, हर एक वस्तु कितने रुपए की है, औसत मतलब हर एक। तो 8 वस्तु हैं 10,000 की हैं, तो एक वस्तु की कीमत जब निकालते हैं तो भाग कराते हैं यहाँ। तो 8 से जाएगा, 8 एकम 8 बच गया, 2 हो गया 20, 8 दूनी 16 बच गया 4, 40, 8 पंचे 40, शून्य का शून्य। यानी कि हर एक वस्तु का अगर औसत मूल्य देखा जाए तो वह है हमारा 1250। तो यहाँ से आपको एलिगेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है और इनका अंतर देखना है। तो 1250 और 1,000 का अंतर हो गया अपना 250 और यहाँ इसका अंतर देखेंगे 1,500 और 1250 के बीच, तब भी अंतर आएगा। यहाँ पे देखो 250 कटता है तो काट लो, एक बार में कट जाएगा। अनुपात हो गया 1:1। 1:1 मतलब आधा आधा। टोटल वस्तुएं कितनी थी, कुल वस्तुएं कितनी थी, 8। उसको बस इस अनुपात में बांट दो। इस अनुपात में मतलब 4 और 4, 4 साड़ियां हैं 4 सूट हैं। कैसे, 1:1 का मतलब है कि आधा आधा, 50-50 बट गया है। जिसको जितनी मात्रा इसकी है उतनी ही मात्रा सूट की है। तो 8 में से हमने आधा आधा बांट दिया, 4:4। चलिए, यानी कि 4 साड़ियां हैं 4 सूट। एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो देखो, उसको जाना कितना है, उस आदमी को जाना है इस 7 घंटे में 519 किलोमीटर। यदि वह दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, यानी कि 2/3 भाग तो तय हो गया है, 2/3 भाग तय हो गया है। अगर 3 हिस्से में दूरी को तय करना है तो 2 हिस्से कंप्लीट हो गए हैं, मतलब बचा कितना है, 1। कितने में से, 3 में से ये बचा है। बात समझ रहे हैं ना, ये बचा है। तो भाई जाना कितना था, बोले 519। 519 में से 2/3 कंप्लीट हो गया है, बचा कितना है, 3 में से 2 कंप्लीट हो गया, बचा 1। कितने में से, 3 में से। तो 1/3 हिस्सा बचा है। आप पहले इसका निकालो, 1/3, 3 एकम 3 बच गया 2, 21 30 आते 21, 3 तिया 9, यानी कि हमें जाना है 173 किलोमीटर। बात समझ में आई, हमें जाना है 173 किलोमीटर। अब उसने हमें यह भी बताया है कि 5/7 समय में तय करता है, यानी कि 5/7। अरे भाई 7 घंटे का तो सफर ही है, 7 घंटे में से 5 हिस्से पूरे हो गए, मतलब ये हिस्सा आपको कवर करना है मात्र और मात्र 2 घंटे में।
तो 2 घंटे में 173 किलोमीटर, तो हर घंटे कितना चलोगे? 2 अट्ठे 16, 2 छऊ 12, रखा दशमलव, 2 पंचे 10, आंसर आ गया 86.5 किलोमीटर प्रति घंटे। कैसे? देखो उसने समय का बोला था, समय टोटल कितना था? 7 घंटे, 7 घंटे था, 7 5/7 समय में तय हो गई, मतलब 7 हिस्से में से 5 हिस्सा तो तय हो गया, बचा कितना? 2/7, तो 7 से 7 गया, तो यहाँ 2 घंटे ही तो आएगा ना ये। तो यहाँ भी 7 था, यहाँ भी 7 था, तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है ना। तो बाद में उसकी चाल है 86.5 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए, अरविंद की आयु अब 40 वर्ष है और आशा की आयु 25 वर्ष है। अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी थी? तो वैसे तो आप ऑप्शन से कर सकते थे कि भाई ऑप्शन से हटाते जाओ, काट के देखते जाओ, लेकिन क्या मेथड है भाई? यहां आ गया अपना ये अरविंद, ये अरविंद है ना, और ये है आशा, ये है आशा। तो उसने बताया कि कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी है, यानी आशा अगर 1 वर्ष की है तो अरविंद को होना चाहिए 4 वर्ष। तो हमसे पूछा है ऐसा कब होगा, कितने वर्ष पहले होगा, क्योंकि वर्तमान आयु तो दे रखी है 40 और 25 है। तो भाई अगर देखा जाए तो एक चीज नहीं बदलती है, चाहे आप पहले जाओ, वर्तमान में हो, या कुछ वर्ष बाद का हो, ये होता है इनके आपस का अंतर। कितने वर्ष का अंतर है? बोले 3 वर्ष का। यहाँ जो वर्तमान में अंतर है वही कुछ समय पहले था, वही कुछ समय बाद होगा, यानी कि जो अंतर वर्तमान में होता है वही अंतर पहले होता है, वही बाद में होता है, अंतर पर फर्क नहीं पड़ता अगर 2 लोगों की आयु हमें मालूम है तो 40 और 15, 40 और 25 का अंतर देखा जाए तो कितना है? आप कहेंगे 15, तो उनके हिसाब से अंतर आ गया 15, अपने हिसाब से अंतर है 3, मतलब, और चाहिए क्या? किसी की भी आयु निकाल लो, निकाल ली हमने अरविंद की आयु। चाहिए क्या? अरविंद की आयु 3 एकम 3 5 15 5 चौके 20, यानी कि जब अरविंद 20 साल का होगा तब उनके बीच, मतलब ये इसकी आयु आशा की आयु की 4 गुनी होगी। तो आज कितने का है? अभी कितने का है? 40 का। जब 20 वर्ष का होगा तभी 4 गुनी होगी, तो कितने साल पहले? कितने साल पहले? बोलो 20 साल पहले। आज 40 का है, जब ये 20 का था तब 4 गुना था, तो 40 से 20 आने में कितने वर्ष पीछे जाओगे? बोलो 20 वर्ष, तो आंसर है 20 वर्ष पहले। यहां से भी बता सकते थे, उनके हिसाब से 15, अपने हिसाब से 3 है अंतर। चाहिए क्या? 1 3 5 15, देखो ये 5 वर्ष की है, 5 वर्ष की है। अभी कितने वर्ष की है? अभी है 25 वर्ष की। तो देखो ये कब है? 1 का 4 गुना कब होगा? जब ये आशा 5 वर्ष की है तब इसका 4 गुना होगा, तो 5 वर्ष का होने के लिए इसे कितने साल पीछे जाना है? 20। तो हमसे यही पूछा है, अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की 4 गुनी है? तो आज अरविंद 40 का है, जब 20 का था तब 4 गुना था, तो 40 से 20 आने में 20 साल पीछे जाना है, ठीक, 20 वर्ष पहले आंसर है। चलिए, 350 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, साधारण ब्याज रुपए में बताइए। देखो है तो आसान सा क्वेश्चन, लेकिन अब जब आता है आपके एग्जाम में तो भाई आप तक पहुंचाना है, बीच बीच में आपकी प्रैक्टिस कराना है। भाई आता है, कहीं ऐसा ना हो इसके लिए आप वहां सॉल्व करने बैठ जाओ, है ना, दशमलव देख के, जबकि इसका आंसर आना है पढ़ते पढ़ते। भाई 1 वर्ष की दर है 20%, तो 1.5 वर्ष की कितनी है? अरे 1 साल का 20 है, 1.5 मतलब 1 और आधा, तो आधे साल की 10% होगी, है ना। तो हमें टोटल 20% और आधे साल का 10% और, यानी 30% ब्याज बताना है। तो इसका 10%, इसका 10% होगा 35, 20% कितना होगा? 70, और 30% हो जाएगा 105, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि सीधा सीधा बताएं, 350 का 1 साल का 20%, तो 1.5 का कितना? 1 का 20, आधे का 10, तो टोटल 30% हमने निकाल दिया है। पढ़ते पढ़ते आप बता सकते हैं, आंसर है 105। चलिए, सचिन का वेतन पहले 16% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। तो ये देखो क्रमागत परिवर्तन हो रहा है, तो बढ़ा रहा है घटा रहा है, एक कंडीशन में बढ़ा रहा है, एक में घटा रहा है। भाई कैसे बता सकते हैं? तो देखो क्रमागत ही तो है, तो क्रमागत के लिए जैसे उसने बोला 16% घटाया गया,
तो घटाया गया है इसलिए लिख दो ऋण 16। ठीक, फिर बाद में 10% बढ़ा दिया है, ये बात अपन प्रतिशत डायरेक्ट प्रतिशत निकलेगा देखो। फिर बाद में उसने बढ़ा दिया है इसलिए धन लगा दिया, कितना बढ़ा दिया है 10%। ठीक है ना। और यहाँ पे आपको हमेशा माइनस ही लगाना है, यहाँ पे हमेशा आपको माइनस लगाना है, चाहे वो एक बार घटा रहा है बढ़ा रहा है जो कर रहा है वहां उसके हिसाब से साइन आएगा। घटा रहा है तो माइनस लगा दो, बढ़ा रहा है तो धन लगा दो, लेकिन यहाँ बाद में आपको फिक्स कर देना है कि यहाँ माइनस ही आएगा। इन दोनों का आपको गुणा करा के यहाँ लिख देना है। तो 16 धाम कितना होता है, 16 धाम हो जाएगा 160 और इसको बटे कर देना है 100, जैसे आप क्रमागत वृद्धि निकालते थे क्रमागत में। तो ये देखो शून्य से शून्य चला जाएगा, 16 में 10 से भाग करोगे 1.6 आएगा। तो 16 में से 10 गया, यहाँ आ गया अपना देखो ऋण 6, क्योंकि ये ऋण का है ये धन का है, जुड़ नहीं सकते तो घट गया ऋण 6। और ये भी क्या है, ऋण ही है, ऋण 1.6, तो ऋण का तो टोटल कितना हो गया, दोनों माइनस माइनस के हैं 7.6। माइनस हमें बताता है कि यहाँ क्या हुई है, कमी, यहाँ क्या हुई है, कमी। तो कहाँ है भाई 7.6%। और हमसे यही पूछा है कितना कम था, है ना, इसलिए इसमें ऑप्शन में नहीं लिखा है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है। पहले हमें विक्रय मूल्य के बारे में बात कर लेनी है। देखो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है। उसने कहा है प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, यानी पहले अगर विक्रय मूल्य 1 था तो अब हो गया है 2, यानी विक्रय मूल्य कितने से बढ़ गया, आप कहेंगे 1 से। फिर उसने हमें बताया है, क्या बताया है कि जब ऐसा हो जाता है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है। लाभ यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट की कंडीशन, पहले अगर लाभ 1 रुपए होता था तो अब 11 रुपए होने लगा है, यानी कि लाभ कितने से बढ़ गया है, तो लाभ बढ़ गया है 10 से। ठीक है ना। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब एक एसपी बढ़ाया जाता है, एक एसपी, देखो एसपी कितना बढ़ा है 1, तो बढ़ जाता है 10 प्रॉफिट, यानी कि 1 एसपी बराबर है 10 प्रॉफिट के। जैसे ही 1 एसपी बढ़ा, विक्रय मूल्य कितना बढ़ा है 1, तो प्रॉफिट हमें 10 रुपए ज्यादा होने लगा, 10 बढ़ गया, तो 1 एसपी बराबर है 10 प्रॉफिट के। पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ पे देखो एसपी और ये पी जो है नीचे आ जाएगा, है ना, तो सामने क्या है 10 और ये 1 आ जाएगा नीचे, मतलब प्रॉफिट है 1, विक्रय मूल्य है 10, प्रॉफिट है 1, विक्रय मूल्य है 10, ये देखो इसका अनुपात आ गया। तो 10 की वस्तु बेचने से 1 का लाभ हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था, खरीदा कितने में था, आप कहेंगे 9 में। 9 की वस्तु 10 में बेचोगे तभी ना 1 का लाभ होगा। बस आपको यहाँ से लाभ प्रतिशत बता देना है कि 1 रुपए का लाभ हुआ, ये है देखो प्रॉफिट। क्रय मूल्य कितना है 9, तो 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%, याद होना चाहिए। 1/9 बन गई, भिन्न बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो 100 का, देखो कटेगा तो है नहीं, तो क्या आएगा 100 से आपको 9 में इसमें भाग ही करना है, तो 9 एकम 9 बच गया 1, 9 एकम 9 से फल बचा 1/9, 11 सही 1/9% आपका लाभ है। समझे ना। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है कि हर हर महादेव सर, आज क्योंकि महाशिवरात्रि है, और हर हर महादेव के साथ आपको ये भी बता देना है कि आपने कितने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए थे। ठीक है ना। चलिए, प्रेक्षणों 28, 31, 40, 63, 57, 37, 34, 70 और 99 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या होता है समांतर माध्य, भाई कुछ नहीं औसत ही होता है। क्या होता है औसत। इस तरीके से लिख के जरूर आपको देगा उसमें आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल में। क्या पूछा है समांतर माध्य, यानी आपसे औसत ही पूछा है। तो औसत निकालना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाषा से अवगत कराना मेरा काम है कि भाई आपको बता दिया जाए कि भाई कुछ बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं, है ना, तो उन तक ये बात पहुंचानी थी कि समांतर माध्य बोले तो आपको औसत ही बताना है। तो औसत बताने के कई तरीके हैं, सभी को जोड़ लो। कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग करा दो, आंसर आ जाएगा। सभी लोग ऐसा ही करते हैं। आज आपको एक नया तरीका बता रहे हैं, है ना। बहुत से बच्चे इस तरीके से भी करते हैं जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारा देखो 28, 31, 40, 63, 57, 37, 34, 70 और 99। तो एक तरीका तो होता है कि आप सभी को जोड़ लें,
और जितनी संख्या है उनसे भाग करा दें तो आपका औसत आ जाएगा। औसत को ही माध्य बोलते हैं। ठीक, चलिए एक तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, हो सकता है कहीं बड़ी संख्याओं में काम आ जाए, तो आता है, बहुत जगह काम आता है। देखो, जब भी आपसे औसत पूछा जाए आप अपने मन से भी कोई भी संख्या यहाँ पे लिख दो। तो कोई भी संख्या से मतलब है भाई ऐसी संख्या लिखना जो इन सभी के आसपास हो, 63 के भी पास हो, 40 के भी पास हो, 37 के भी पास हो, है ना। तो मैंने मान लिया कि हमारा औसत है 50, ये मैंने खुद से मान लिया। अब बस 50 से हमें इन सब की तुलना करना है कि कौन कम है कौन ज्यादा है। तो 50 से 28 को देखा जाए तो ये 22 कम है। 50 से 31 को देखा जाए तो ये 19 कम है। ये 22 कम था, ये 19 कम है। देखा जाए तो ये 10 कम है और ये 13 ज्यादा है। 13 ज्यादा है, 50 से ज्यादा है। 50 से ये 57 क्या है, ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 37 कितना कम है, बोले 13 कम है। कितना कम है, 16 कम है ना। कितना ज्यादा है, बोले 20 ज्यादा है। देखो 20 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 49 ज्यादा है। इतना लिख लोगे, हाँ लिख लेंगे सर। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई अगर ये ऋण से धन वाली संख्याएं कटती हैं तो काट लेना है। जैसे मान के चलो यहाँ पे 13 और 7 कितना बन गया, 20। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा भाई। ये क्या है, ये तो ज्यादा ही था। ज्यादा से ज्यादा वाला कैंसिल नहीं करना है, ज्यादा से कम वाला। जैसे 13 धन का है, 13 ऋण का है। 13 ज्यादा किया, 13 कम किया, मतलब क्या किया, कुछ भी नहीं। 13 कदम आगे बढ़े, 13 कदम वापस पीछे आ जाओ, तो आज आप वही है ना। तो 13 जोड़ दिए, 13 घटा दिए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए, देखो कि भाई ऋण 19 और 10 को देखा जाए तो ये कितना बन गया, देखो 29। कितना बन गया, 29। तो 29 कहाँ से जाएगा, तो 29 इसी में से हटा दो। 49 में से ये 29 चला गया, कितना बच गया अभी, धन 20 बचा ना। तो 20 से 20 को मत उड़ा देना है, ठीक है। अब इस 20 से ऋण 22 जाएगा तो सिर्फ कितना बचा है, ऋण 2। ऋण 22 में से 20 गया तो ऋण 2 तोड़ के करना है ना। अब उसके बाद क्या बचा है, ऋण 2, ऋण 2 और धन 5। चलो छोटा छोटा काट दो, तो यहाँ इसमें से 7 में से ऋण 2 चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, धन 5। अब बचा है क्या हमारे पास, ऋण 16 और धन 20। तो 16 गया, 20 में से क्या बचा, 4 बचा, वो भी किसका, धन का। देखो तो धन 5 और धन 4 बस बचे हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 9 की वृद्धि होनी है। कितने आंकड़ों पर, ये सभी का डाटा है। ओवरऑल देखा जाए तो 9 एक्स्ट्रा है। कितने लोगों पर, 9 लोगों पर। तो हमें तो बताना है औसत। तो हर एक में कितने की वृद्धि, 9 की वृद्धि पूरे ग्रुप में। तो हर एक में कितने की वृद्धि, आप कहेंगे 1 की वृद्धि, प्लस लगा है तो बस इसमें 1 बढ़ा दो। आंसर आ गया अपना 51, ऑप्शन नंबर बी। तो कहीं जब संख्याएं बड़ी होंगी उस टाइप की संख्याओं में आपको ये जरूर काम आएगा, ठीक है ना। चलिए एक्स, वाई और जेड ने क्रमशः 6:59:41 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 3180 रुपए का कुल लाभ अर्जित किया तो वाई और जेड के हिस्से के बीच कितना अंतर है। तो साझेदारी का क्वेश्चन है। तो साझेदारी का आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम ही होना चाहिए कि जो आप राशि निवेश करते हैं, यानी कि पूंजी जो इन्वेस्ट करते हैं, तो पूंजी का अनुपात लाभ का अनुपात ही होता है। लेकिन कब, जब समय समान हो, यानी कि सभी ने एक ही टाइम के लिए इन्वेस्ट किया हो। जैसे 3 पार्टनर हैं, तीनों ने एक एक साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो जो पूंजी का अनुपात है, जो निवेश का अनुपात है, जो वो लागत लगा रहे हैं उसका अनुपात है, वही होता है लाभ का अनुपात। कब होता है, जब निवेश की जो राशि निवेश की है उसका समय क्या हो, बराबर। क्योंकि लाभ जो होता है वो होता है पूंजी गुणा समय। तो अगर ये भी 1 साल के लिए, ये भी 1 साल के लिए और ये भी 1 साल के लिए निवेश कर रहा है, या 2-2 साल के लिए या 5-5 साल के लिए, सभी का निवेश करने का जो समय था वह अगर समान है तो पूंजी का अनुपात ही किसका अनुपात बन जाता है, लाभ का। धनराशि यानी कि पूंजी निवेश की कितनी, एक्स, वाई और कौन है भाई अपना जेड, यानी कि 6, 59 और 41। तो यही पूंजी का अनुपात है। पूंजी का
और अगर समय बराबर है, इसने भी उतने ही समय के लिए, तो उसने बोल दिया वर्ष के अंत में, तो 1 साल के लिए इसने किया, 1 साल के लिए इसने, 1 साल के लिए इसने, तो यही बन जाएगा हमारा काय का अनुपात लाभ का, यही है लाभ का अनुपात। इसको 6 रुपए मिलेंगे, इसको 59 और इसको 41। तो सभी को अंत में कुल लाभ हुआ है 3180। अपने हिसाब से कुल कितना लाभ हुआ है, तो 59 और 1 60, 60 और 40 हो गया 100 और 6 हो गया 106, 106 रुपए का लाभ हुआ है। उनके हिसाब से 3180 का लाभ हुआ है, अपने हिसाब से, उनके हिसाब से मतलब प्रश्न के हिसाब की वैल्यू, अपने हिसाब से 106। चाहिए क्या, क्या चाहिए है, y और z के हिस्सों का अंतर, y और z के हिस्सों का अंतर, तो कितने का अंतर है, 18 का, यानी हमें चाहिए है 18। ठीक है ना, 106 से अपन को काट देना है, क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है 100 तिया 300, 6 ती 18 और शून्य का शून्य, 18 तिया 54 यानी 540 हमारा आंसर होगा। साझेदारी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। याद रखना है कि अगर निवेश किया गया समय सब जगह बराबर है तो पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है। चलिए, 7 संख्याओं का औसत 43 है, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत होगा 40। ये लो, पढ़ते पढ़ते आंसर आएगा। कैसे, तो प्रत्येक प्रत्येक संख्या, औसत होता क्या है, औसत क्या होता है, औसत मतलब हर एक की वैल्यू, हर एक को ही प्रत्येक बोलते हैं, औसत मतलब हर एक, तो जो आप हर एक में परिवर्तन करेंगे वही परिवर्तन होगा औसत में। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है औसत कितना है 43, हर एक से अगर आप 3 घटाओगे तो औसत से ही 3 घट जाएगा और नया औसत क्या होगा, 43 में से 3 गया 40। अगर 3 जोड़ रहे होते तो आपको नया औसत क्या चाहिए, जोड़ के बता दो, गुणा कर रहे हैं तो गुणा करके बता दो, भाग कर रहे हैं तो भाग करके बता दो। ठीक है ना, तो हर एक में जो परिवर्तन होगा वही औसत में परिवर्तन होगा, क्योंकि औसत का मतलब होता है हर एक, औसत का मतलब होता है हर एक, और हर एक का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है ना, चलिए, दो पाइप ए और बी का भी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आपके एग्जाम एसएससी जीडी में आएगा, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही आएगा, और आप जरूर बताएंगे कि हाँ सर आपने बता दिया था हमें कुछ दिन पहले ही, तो हमें मिल गया क्वेश्चन। देख लो, आज दो पाइप ए और बी 3700 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। देखो ये है ऑप्शन आपके, है ना, कैसे करना है, देखो भाई दो पाइप है, दो पाइप है ए और बी, ए और बी, ए भरता है 9 घंटे में, बी भरता है 6 घंटे में। एलसीएम ले लो, सबसे पहले हो गया 18, 9 दूनी 18, 6 ती 18, इतना तो आता है जी सर, इतना तो आता है। ये है अपनी उसकी कुल क्षमता है, कुल धारिता, तो टंकी में 18 लीटर पानी है। अगर ए से भराओगे तो 2 घंटे में भर जाएगा, और बी से भराओगे तो 6 घंटे में भर जाएगा। मतलब ए जो है एक बार में 2 यूनिट पानी देता है, बी जो है एक बार में 3 यूनिट पानी देता है। ये समय दिया है, ये हो गई अपनी क्षमता। अगर हम दोनों को साथ में खोलेंगे, साथ में खोलेंगे तो ये 2 लीटर पानी देगा, ये 3 देगा, ये दोनों तो 5 देंगे। कितना भरना है, बोले 18। किस हिसाब से भरना है, 5 के हिसाब से, तो 18/5 घंटे में भर जाएगा। ये हमारा आंसर नहीं है। ये तो हमने टाइम निकाल दिया कि अगर 18 यूनिट ही आपको भरना है और 5 के हिसाब से भरोगे तो 18/5 घंटे में, इसको अपन यहाँ लिख ले रहे हैं ताकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची रहे। 18 यूनिट अगर हमें भरना है और 5 के हिसाब से भरोगे तो 18/5 घंटे में भर जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है। तो इतनी टंकी वो भरते तो है 9 घंटे और 6 घंटे में, लेकिन इसमें पानी जाता है 3700 लीटर। तो 3700 लीटर जब वो भरते हैं तब भरते हैं 9 घंटे में और 6 घंटे में। 3700 तो नहीं लिखा हमने, क्योंकि 3700 कटेगा भी नहीं, कैलकुलेशन में फंस जाओगे, और करना तो जल्दी है। तो हमने कहा कि भाई भराते हैं अपने हिसाब से भराते हैं, क्षमता तो निकाल लो। तो इसकी क्षमता है 2, इसकी क्षमता है 3। अगर इस 18 को भरते, हमने मान लिया कि 18 ही भरना है, तो 5 के हिसाब से भरते 18/5 घंटे में भर जाता। तो ये क्षमता जो दी है वही तो हमें लीटर में दी है। इसी बात को हम ऐसा बोल सकते हैं कि टंकी तो भर जाएगी 18/5 घंटे में। वहां 3700 है, उनके हिसाब से, अपने हिसाब से 18 है, तो यहां बोलो 3700 लीटर, 3700 लीटर की टंकी, इसके बदले उसने लीटर लिखा है,
3700 लीटर की टंकी 18/5 घंटे में भर जाती है। बोलो बात सही है? हाँ सर। तो मैं आपसे पूछता हूँ 1 लीटर की टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अच्छा, एक की वैल्यू 18/5 घंटे तो था ही, 3700 लीटर 18/5 घंटे में, तो 1 लीटर 18/5, जब एक की वैल्यू निकालते हैं तो भाग कराते हैं। ये लोग भाग करा दिया, यानी 3700 को मैंने लिख दिया नीचे, यहाँ नीचे आ गया 3700 लीटर 18/5 घंटे में 1 लीटर 18/5 गुणा 3700 लिख दिया, बटे में आ गया। 1 लीटर का नहीं चाहिए, हमें तो भराना है 6400 लीटर, हमें तो भराना है 6400 लीटर। अरे तो 1 लीटर भरने में 18/5 गुणा 3700, 18/5 गुणा 3700, एक की वैल्यू नहीं चाहिए, ज्यादा की चाहिए है, तो जब ज्यादा की वैल्यू चाहिए होती है तो गुणा करा देते हैं, तो यहाँ गुणा करा दो 6400 का, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब ना तो 37 से ये कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, शुद्ध आपको करा देना है गुणा। 37 पंचे हो जाएगा, नीचे आएगा 185, 3 5 15, 7 15 35, सभी जगह 18 का गुणा 64 में कराना है। 18 चौके 72, यानी लास्ट में 2 आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है, कल की क्लास में फिर आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन मिलेगा एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 के एग्जाम में, ठीक है ना। 18 चौके हो गया अपना, देखो 72, यहाँ आ जाएगा अपना 60, 18 छक्के 108 और 7 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 115, तो 1152/185 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, देखा जाए यहाँ समझ लेना 3700 लीटर 18/5 घंटे में भरता है, क्योंकि 3700 लीटर का ही हिसाब दिया था, यहाँ 3700 लिखने की गलती मत करना, ठीक है ना। 1 लीटर, एक की वैल्यू निकालते हैं तो भाग करते हैं, यानी नीचे लिखते हैं, एक की वैल्यू मालूम है, ज्यादा की निकालनी है तब कराते हैं गुणा, तो ठीक है ना। आ गया ना समझ में? तो आपको कमेंट में बताना है कि 10वां क्वेश्चन समझ आया है कि नहीं आया है, और कैसा लगा आपको सॉल्यूशन, ठीक। चलिए, उस सभी 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए की राशि निवेश करती है। देखो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपको सीरीज में कराए जा रहे हैं, विश्वास मानिए उसी टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे। यानी कि 15-16 प्रश्न जो होते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं, आप उसे आसानी से बना सकते हैं अगर आपने उन्हें पहले किया है तो। एक दो क्वेश्चन कोई नई भाषा का हो सकता है, ये तो अब मतलब जैसा हो सकता है एग्जामिनर उसी दिन कोई नया क्वेश्चन बना ले, भाई मैथ है, जादू हो सकता है मैथ में, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी एग्जाम में आ जाए हमसे बन ही जाता है। तो पहले आपको उन प्रश्नों को करना है जो सभी कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो आप हाँ सर और लेवल अच्छा, और लेवल अच्छा, तो अच्छा लेवल तो आपने कर लिया लेकिन आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। ऐसा हो जाता है, कई बार हो जाता है बच्चों के साथ कि हम किसी एक क्वेश्चन को इतना समय दे देते हैं कि आसान से क्वेश्चन जो हमें पहले कर लेने चाहिए थे हम नहीं करते। बहुत से बच्चों के इसी कारण से मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं हो पाता है। तो एग्जाम करने का तरीका ही वही है कि आपको पहले एक लेवल में एग्जाम को करना होता है। एक लेवल में करने से मतलब एक बार में आपको एग्जाम को करना है, जो आपको आता है उसे करते जाओ। अगर आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, दोबारा आपने पढ़ा आपको नहीं समझ में आता है, तो पहला काम ये है कि आप उसे छोड़ दो, स्किप कर दो और जल्दी से अगले क्वेश्चन पे जाओ, क्योंकि जो आपको आता है पहले आपको वो बनाना है। तो ऐसे में आपके पास थोड़ा बहुत समय भी बचेगा। फिर जब आप वापसी करते हैं यानी कि चेक करते हैं, तो आपको वहीं से चेक करते हुए आना है कि क्या क्या आपने छोड़ा था, और अगर उसे कर पा रहे हैं तो करिए, नहीं तो फिर टाइम तो आपने भाई जो आपसे आता था वो तो आपने कर ही लिया। एग्जाम में बाद में पछताने को यही रह जाता है कि ये हमसे बन रहा था और हमने इसे छोड़ दिया। बहुत से क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन मेरे छूट गए और कंप्यूटर वहां पे बंद हो गया, तो वो बंद थोड़ी हुआ था, आपका टाइम समाप्त हो गया था वहां पे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें एक लेवल में वहां पे एग्जाम को करना है। कैसे भाई, जो आता है उसे एक ही बार में करते जाओ, ठीक है ना। टाइम अगर लग रहा है तो फिलहाल छोड़ो, वहां पे ये नहीं करना होता है नहीं ये लेवल का आया है इसे तो मैं करके ही जाऊंगा, तो हो सकता है वो क्वेश्चन तो आप बना ले जाएं, आगे के 3 से 4 क्वेश्चन वहां पे आप छोड़ के आ जाओ। अब चाहे क्वेश्चन आसान हो या लेवल वाला हो, कैसा भी हो, मिलना तो आपको उसका नंबर वही है जो आपको एक अच्छे क्वेश्चन से मिलना था। तो सारे क्वेश्चन आपको सीखना ही है, उन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी है। उस सभी 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए की राशि निवेश करती है।
जो प्रति वर्ष संयोजित होती है, यानी ब्याज जो है वार्षिक संयोजित हुआ है। यदि उसे n वर्षों के बाद 2645 रुपए की राशि प्राप्त हुई, यानी ये क्या है, 2645 रुपए की राशि प्राप्त हुई, मतलब ये जो राशि प्राप्त होती है ये क्या है, ये तो मिश्र धन है। 2000 से राशि कितनी हो गई, 2645। कैसे हो गई, इसमें क्या जुड़ गया, इसमें जुड़ गया है ब्याज। तो जिस राशि में ब्याज जुड़ जाता है वो क्या बन जाती है, मिश्र धन। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। चलिए, यानी कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है मूलधन और मिश्र धन। मूलधन और मिश्र धन कितना है, मूलधन 2000, मिश्र धन कितना है 2645। 2645 अगर ये कट रहा है तो पहले आपको काट लेना है। आपसे पूछा है एन का मान, क्यों, एन क्या है भाई, एन वर्षों के बाद, मतलब आपसे टाइम पूछ रहा है। टाइम निकालना बड़ा आसान होता है। देखो अगर ये कट रहा है तो काट लो, 5 से जाएगा 5 चौके 20, 2 शून्य का 2 शून्य, 5 से जाएगा 55, 25 बच गया, 1 हो गया 14, 5 दूनी 10 बचा 4 हो गया 45, 5 नाम 45 हो गया। अब कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो मूलधन और मिश्र धन का आ गया अनुपात। तो आपको ये मालूम कर लेना है कि ये किसी का वर्ग है, घन है, या इस पे कितने की पावर लगाई जाए, मतलब ये कितने की पावर बन सकता है। तो दिख रहा होगा आपको वर्ग और घन तो याद कर ही लेने हैं कि ये हो गया, देखो ये हो गया हमारा कितना, 20 का वर्ग। ये क्या हो गया, 20 का वर्ग। दर हमें उसने बताई थी, देखो दर कितनी है, 15%। दर कितनी है, 15%, यानी कि 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 20 अगर मूलधन है, 3 ब्याज मिलेगा, राशि हो जाएगी 20 से 23। तो यहाँ से हमें थोड़ी सी हिंट मिल गई थी कि हमारे अनुपात जो भी बनेंगे वह 20 और 23 का या तो वर्ग होंगे या तो घन होंगे। वर्ग है तो 2 वर्ष का है, घन है तो 3 वर्ष का है। तो यहाँ जितने की पावर आती है वो क्या है, टाइम ही तो है। तो जो पावर होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, टाइम को। तो ये 20 की पावर है और ये 20 का वर्ग है, और ये किसका वर्ग है, ये 23 का वर्ग है। तो ये जो आप वर्ग देख रहे हैं यही क्या है, हमारा समय। यानी सिर्फ आपको मालूम करना था इनके वर्गमूल, ठीक है ना। अगर 2 वर्ष है तो वर्गमूल आता है, 3 वर्ष है तो घनमूल आता है। अब सर 4 वर्ष है, 5 वर्ष है, तो सभी के लिए कैलकुलेशन होगा, उतने की पावर सभी वहां पे निकालेंगे, है ना, एग्जामिनर भी निकालेगा। तो देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, मूलधन और मिश्र धन कटता है तो काट लो, फिर आपको दिख जाएगा कि ये वर्ग है कि घन है। अगर आपने याद किया है तो कम से कम 30 तक आपको वर्ग याद कर ही लेना है। अगर अभी नहीं है तो कर लो, अभी टाइम है ना। और 20 तक हो सके तो घन याद कर लेना, ठीक। चलो, तो 20 का वर्ग है, ये 23 का वर्ग है, तो जितने की आप यहाँ पे पावर लगा रहे हो वही क्या है, समय। वही क्या है, समय। और अगर आपसे वो दर नहीं भी बताता, ये 15% नहीं भी बताता, तो आप यहाँ से दर बता सकते थे कि 20 पे 3 रुपए का ब्याज मिलता है, तो 3/20 का मतलब होता है 15%। एक ही तरीके से दर और समय दोनों आप बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। सेल के दौरान राघव 12 रुपए अंकित एक नोटबुक 25% छूट पर और 75 रुपए पर अंकित एक पेन 20% छूट पर खरीदता है। सेल के कारण वह कितने रुपए की बचत करता है। आसान सा क्वेश्चन है, आरपीएफ ऐसा ही 2024 का है, लेकिन आएगा जीडी में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो भाई आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, ठीक है ना। बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका स्कोर अच्छा आएगा। लेकिन अगर नहीं बन रहे हैं ना तो इन्हीं क्वेश्चनों के कारण आप बाहर होंगे। ये बात आप यहाँ से रिकॉर्ड कर लो, लिख लो कि सर ने कुछ बोला था। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस से भी बाहर हो जाते हैं। पहले हमें वो पढ़ना होता है जो आना ही आना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं, रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड क्या कर लो, रिकॉर्ड हो ही रहा है, क्लास रहेगी आपके पास। तो 12 रुपए की वस्तु पे 25% का डिस्काउंट मिल गया। तो 12 रुपए की वस्तु थी, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 1/4 का डिस्काउंट मिल गया, 4 दिया 12, यानी कि 3 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। जो डिस्काउंट मिल रहा है वही तो उसकी बचत है, वही तो उसकी बचत है। 75 रुपए वाली वस्तु जो है, 75 रुपए वाली जो वस्तु है उसको उस पर कितना डिस्काउंट मिल गया है, 20%। देखो यहाँ मैंने 25% का 1/4 निकाल दिया, 20% निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है। 75 का 10% 7.5 यानी 7.5। अरे भाई 10% 7.5 रुपए होगा तो 20% कितना होगा, 15 रुपए।
तो टोटल बचत हो गई कितने की, 18 की। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आज आपको एक अच्छा क्वेश्चन सीखने को मिला है, बोलो मिला है ना, वो तो हमने अभी किया टंकी वाला। ऐसे ही और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन भाई वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं। ऐसे कराने को तो कुछ भी करा दो, ऐसा नहीं है, आपको वही डाटा पहुंचाना है जो आपके एग्जाम का लेवल होगा। तो वही मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है ना। आपको क्लास इसी तरीके से ज्वाइन करते जाना है और अच्छी मेहनत करना है ना। तो आने वाली महाशिवरात्रि तक आपको सिलेक्शन ले ही लेना है। और फिर से आप सभी को और आपके परिवार को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।